और आपको सीधे ले चलते हैं आगरा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री करमबीर सिंह जी, सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल जैन जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश आयुर्वेद परिषद, होम्योपैथ और यूनानी संघ से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का इस ब्रजभूमि पर आप सभी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले आप सभी महानुभावों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हार्दिक इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वह हेल्थ वर्कर्स के साथ और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ विशेष रूप से संवाद कर सके, क्योंकि चिकित्सकों को वैसे भी इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन वह साक्षात स्वरूप इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला, जब स्वयं की प्रवाह के बगैर एक एक चिकित्सक, एक एक स्वास्थ्यकर्मी, एक एक कोरोना वॉरियर्स दूसरे को बचाने के लिए निकल पड़ा और देखते ही देखते जिस महामारी से पूरी दुनिया में भय था, वह महामारी एक एक करके नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोरोना कालखंड में आपके द्वारा किए गए सेवा कार्य के लिए आप सबके अभिनंदन का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में पहले दिन से ही इस बात को रेखांकित किया था कि हेल्थ वर्कर्स इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कोरोना वॉरियर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है और वह सच साबित हुआ। याद करिए जो बातें 18 चीजें एक एक करके अक्षरशः सही साबित होती गई। इस प्रकार का दूरदर्शी नेतृत्व जिस देश के पास होगा, वह सचमुच किसी भी आपदा का सामना पूरी मजबूती के साथ कर सकता है। यह हम सबका सौभाग्य है। और फिर आप जैसे हेल्थ वर्कर्स जब देश के पास हैं,
तो फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को जीती जा सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब जानते हैं कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी में पहले दिन से ही जो सावधानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने बरती थी, चाहे वह जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा रही हो, और उसके बाद जब लगा कि अब ये कोरोना फिर भी आएगा तो अधिक से अधिक टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का हो। यह कार्यक्रम केवल कोरोना के दौरान नहीं, याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन सभी कार्यक्रमों को भले ही उस समय विपक्ष ने आलोचना की हो, लेकिन उन एक एक कार्यक्रमों का कितना भारी प्रभाव पड़ता रहा, एक एक योजना को लेकर के। कोरोना कालखंड में जब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई। दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए, जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के। कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा। गरीब कोई परेशान नहीं हुआ, भूख से कोई गरीब नहीं मरा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बहन और बेटी को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, नारी गरिमा का प्रतीक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के बीच में बना हुआ शौचालय, प्रत्येक घर में बना हुआ शौचालय इस बात का प्रमाण बना। एक एक करके योजनाएं, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिल सके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घर तक हो सके, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे चली रहे थे। कोरोना आने के पहले देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना, और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली सरकारों का, और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स की देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो, या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो, और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, केजीएमसी उससे पहले बन चुका था, और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में
लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदर्शितापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। याद करिए, मार्च 2020 में इटली से आए हुए व्यापारियों के साथ जब आगरा में कोरोना का पहला केस आया था, तब आगरा में भी और उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी। हमें लैब के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। हमारे पास यहां के मेडिकल कॉलेज में, एसएन मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमें नड्डा जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था और वे बाद में सुरक्षित उनको उपचार करके घरों तक उनका पहुंचाने का कार्य हुआ था। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मुझे याद है जब कोरोना की आहट हुई, हमसे कहा गया कि कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपके पास आईसीयू की सुविधा होगी, कितने में नहीं है। तो 75 में से 36 ऐसे जनपद थे जहां पे एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। और आज हर एक जनपद में हमारे पास लगभग 100 आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। और अगर मैं L1, L2, L3 की फैसिलिटी की सुविधा की बात करता हूं, तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के 2 लाख बेड्स होती हैं। और केवल द्वितीय लहर को ही नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि तीसरी लहर की आहट के बीच में भी हम लोगों ने उसकी पहले से तैयारी कर ली है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अभाव में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के और यशस्वी नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर संभव हो पाया है। भाइयों बहनों, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई, महामारी के दौरान संसाधन अक्सर कम पड़ते हैं और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। चाहे वह आगरा हो, हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से लगभग 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर चुके हैं और 252 ऑक्सीजन प्लांट को अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बनाने की पूरी कार्य योजना बना चुके हैं। उनका सिविल वर्क पूरा हो चुका है और उनको बहुत शीघ्र हम लगा करके ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई किल्लत न होने पाए, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में की है। तो आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और इस वक्त वो डॉक्टरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आगरा, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त चिकित्सक के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राधा मोहन जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सब के बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर MC गुप्ता जी, हमारे कर्मवीर सिंह जी, सह संगठन मंत्री संजीव चौरसिया जी, अश्विनी त्यागी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राजकुमार चाहर जी और हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानित मंच और यहां अपने इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी चिकित्सक डॉक्टर बंधु, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे सभी सम्मानित आदरणीय सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथीगण, मुझे वैसे तो आगरा राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। आगरा वैसे कई लोग कई कारणों से भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मुझे याद है कि शायद 2017 में मैं यहां स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गायनेकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला था और डॉक्टर्स के साथ मुझे मिलने का भी मौका मिला था और बाद में यहां के प्रबुद्ध डॉक्टरों के साथ अलग से भी मिलने का सौभाग्य मिला था। आज मैं गुप्ता जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया और उन्होंने फिर से आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य दिया और मुझे स्वास्थ्य मंत्रित्व काल को याद करने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें, एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं, मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं, एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या होती है। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है, आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है, तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं, फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं।
बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री साहब प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं, हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है। तो आगरा में लगातार कार्यक्रम जारी है और जेपी नड्डा लगातार संबोधित कर रहे हैं।